नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज हम समझेंगे चाइना और ताइवान के रिश्ते किस मोड़ पर पहुंच रहे हैं। क्या ये माना जाए रूस और यूक्रेन जैसे हालात यहां भी हो रहे हैं। चीन ताइवान तनाव में अब नया मोड़ आ गया है। ड्रैगन की दादागिरी का जवाब देने के लिए अब ताइवान ने पूरा मन बना लिया है और चीन के हर हमले का जवाब देने के लिए ताइवान ने भी तैयारियां शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीनी हमले से खुद की रक्षा करने के लिए ताइवान ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान की 8वीं सेना कोर के प्रवक्ता लू वोइजे ने पुष्टि की है कि पिंगटुंग के दक्षिणी काउंटी में तोपखाने और हथियारों का युद्धाभ्यास शुरू हो गया। यह कदम तब उठाया गया है जब सोमवार को चीन ने ताइवान के समुद्र और वायु क्षेत्र में नए युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, बीते दिनों में शुरू किए गए युद्धाभ्यास को भी जारी रखा गया जो 7 अगस्त को खत्म होना था। चीनी सेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने कहा कि वो ताइवान द्वीप के पास अपना अभ्यास जारी रखेगी और उसका जोर पनडुब्बी रोधी कार्रवाई और हवा से पोत पर हमला करने पर है। चीन अपना नया अभ्यास कहां करेगा और ये कितने दिन तक चलेगा, अभी इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। उधर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन आक्रमण की तैयारी के लिए अभ्यास कर रहा है। वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने दुनिया के सभी देशों से समर्थन मांगा। हालांकि वेन ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी सरकार और सेना चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बाइडेन ने कहा कि ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करके चीन सिर्फ तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, चीन की हर हरकत पर वाशिंगटन की पैनी नजर है। अमेरिका को चीन के इस कदम से कोई डर नहीं है, लेकिन फिक्र जरूर है। ताइवान के युद्धाभ्यास से बौखलाया चीन ने ताइवान समेत अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू क्यान ने कहा, ताइवान जल डमरू मध्य में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति पूरी तरह से अमेरिकी पक्ष द्वारा उकसाई और बनाई गई है। अमेरिकी पक्ष को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ताइवान के आसपास जारी तनाव में कमी लाने की अपील की है। इससे पहले वोंग ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के परिणाम स्वरूप चीन द्वारा शुरू किए गए अभ्यास की आलोचना की थी। चीनी दूतावास ने ऑस्ट्रेलिया पर अमेरिका की भाषा बोलने का आरोप लगाया। इस चीनी टिप्पणी पर वांग ने कहा, इस समय तनाव कम करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले में शांति बहाल की जानी चाहिए। तो रिश्ते किस तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कुछ इसी तरह की स्थिति तब भी बनी थी जब रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी चल रही थी और रूस लगातार यूक्रेन से कह रहा था कि नाटो में शामिल होने की हिम्मत ना करें। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अब अगर चाइना अमेरिका को चेतावनी देता है तो किस तरह की स्थिति बनती नजर आएगी, क्योंकि जो सागर का क्षेत्र है वो मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। जापान को सबसे ज्यादा क्या खतरा हो सकता है अगर ताइवान और चाइना के बीच युद्ध शुरू होता है, या फिर यह कहा जाए कि चीन सिर्फ ताइवान को डराने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। जिस तरह से रशिया ने लगातार जब घेरा बनाया था यूक्रेन का, तो तब भी यही लग रहा था। उसके बाद एक के बाद एक 3 एडवाइजरी जारी होती हैं। पहली एडवाइजरी में भी जब हमने बात की विशेषज्ञों से, तो उन्होंने यही कहा कि इस तरह के हालात नहीं है, शायद रशिया कामयाब हो गया है अपनी बातें मनवाने में, इसलिए युद्ध के हालात नहीं बनते। दूसरी एडवाइजरी जारी की गई, लोग रशिया से यूक्रेन से पलायन करने लगे, तब भी यही कहा गया कि युद्ध के हालात नहीं बनेंगे और इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी, रशिया युद्ध नहीं करेगा। लेकिन तीसरी एडवाइजरी जारी होने के बाद युद्ध छिड़ गया और हमले शुरू हो गए और उसके बाद अभी तक ये लड़ाई रुकी नहीं। ताइवान की तरफ अगर देखा जाए तो कुछ वैसी स्थिति बन रही है और वहां भी इन्वॉल्वमेंट अगर देखा जाए स्थिति सेम थी। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था। ताइवान में नैन्सी पेलोसी पहुंची तो कुछ इस तरह की स्थिति है। हालांकि ताइवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा और एक बहुत बेहतर बात कही चाइना को आईना दिखाने के लिए कि हमारे घर में कौन आता है कौन नहीं आता, हमको किसका स्वागत करना है, यह हमारे ऊपर है, आपको इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि अमेरिका और चीन इस तरह के देश हैं जो दूसरे देश जो उनके साथ हैं या उनके सहयोगी हैं या उनसे छोटे हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि जैसा हम चाहेंगे आपको वैसा ही करना होगा। इस तरह के हालात दुनिया को किसी खतरे में तो नहीं धकेल रहे हैं। इन सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे
क्योंकि ये जो हालात बन रहे हैं ये क्या अगले विश्व युद्ध का संकेत है, क्योंकि धीरे धीरे करके परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं। 3 बड़े देश जो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं दोस्ताना रवैया बनाए रखने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो काम हैं, उनकी जो रणनीतियां हैं, उनकी विदेश नीति, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देती हैं कि उनकी कथनी और करनी में ज़रा फ़र्क हो जाता है। तो फिलहाल हालात किस तरह के बन रहे हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, पूर्व राजनयिक, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। शशांक जी, पूर्व राजनयिक हैं आप, उनसे हम सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोनों खास मेहमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस मामले पर प्रकाश डालेंगे कि असल में स्थिति क्या है। जितेंद्र जी शुरुआत करते हैं, फिर शशांक जी के पास चलते हैं। क्या वैसी ही स्थिति बन रही है जिस तरह के हालात यूक्रेन और रशिया के बीच थे? देखिए, बहुत तनाव का माहौल है, और ऐसे तनाव के माहौल में जहां जो चाइना की पूरी एक्शन है, जो ये वॉर एक्सरसाइज है, बहुत ही प्रोवोकेटिव और बहुत ही अग्रेसिव है। तो ऐसे अग्रेसिव एक्शन में कभी भी संतुलन खराब हो सकता है, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कुछ भी क्यों ना हो, अमेरिका अपनी सेना यहाँ नहीं भेजने वाला है। तो ये उनका असेसमेंट है। दूसरी उनकी असेसमेंट ये है कि जो उनके वेपन सिस्टम है, जो उनके वाटर में भी जो है जो रिसोर्सेज हैं, जो उनकी नेवल पावर है, वो अमेरिका के किसी भी अटैक को डैजल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और आइसोलेट करने के बाद वो ताइवान पे कुछ भी चाहे कर सकते हैं। आप देखिए कि पिछले कई वर्षों से, और खास करके ये बात रेटरिक शी जिनपिंग के आने के बाद बहुत मजबूत हो गई है कि ताइवान उनका एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, उनका ही पार्ट है, और ताइवान और चीन के मामले में किसी भी तरीके से दुनिया के किसी और देश को बोलने का कोई हक नहीं है। तो ये तो उनका रेटरिक थोड़ा बहुत पहले से ही था, काफ़ी सालों से था, वन चाइना जो पॉलिसी थी, लेकिन उसको बहुत एग्रेसिव लेवल पे ले गए हैं। पहले लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, अगर ताइवान हमारे पास अपने आप नहीं आता है तो हम लड़ाई करके नहीं लेंगे, लेकिन अपने आप ताइवान आ जाएगा। ताइवान का इंडिपेंडेंस सस्टेनेबल नहीं है। तो एक रेटरिक थी जिसको वर्तमान जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, इसको एक बहुत ही अलग लेवल पे लेके चले गए हैं। इसके उन्होंने अपने प्रेस्टीज का एक हिस्सा बना दिया है, कि अपनी क्रेडिबिलिटी का हिस्सा बना दिया। लेकिन ये तो दोनों की प्रेस्टीज की बात हो गई, क्योंकि अमेरिका को जिस तरह से धमकी दी है तो अमेरिका भी इससे बौखलाएगा, या अमेरिका अपनी रणनीति में पूरी तरह से सफल है कि जो उसने यूक्रेन में किया वो यहाँ भी कर सकता है? देखिए, अमेरिका का जो है देखा जाए कि जो वॉर ऑन टेरर था उसमें $8.4 ट्रिलियन कहते हैं कि मिनिमम कंजर्वेटिव ये से उनका खर्च हुआ। वो जो अमेरिका आज से 20-30 साल पहले था कि कोई भी हम कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, तो चीन की ये असेसमेंट है कि अमेरिका वो कॉस्ट बेयर करने की स्थिति में नहीं है। तो ये चीन की असेसमेंट है। दूसरा, चीन का ये मानना है कि अमेरिका की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। इस रीजन में चीन सबसे बड़ा पावर है। चूंकि चीन सबसे बड़ा पावर है, तो अमेरिका को इतना करना चाहिए कि चीन के इस एरिया का सम्मान करना चाहिए, और चीन जो कर रहा है उसको करने देना चाहिए। और इस समय आप देखें कि चाहे साउथ चाइना सी हो या जो ताइवान हो, इस पे दोनों पे या इस सारे रीजन में जो भी चीन की अग्रेसिव एक्टिविटीज है, उसका सिर्फ एक मकसद है, वो कहना कि इस एरिया में अमेरिका की अब कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका इस रीजन से छोड़ के चला जाए, अमेरिका अपने जो है अमेरिकन रीजन में या अटलांटिक की तरफ या यूरोप तक सीमित रहे। ये एरिया अब चीन का है। ये चीन कई एक तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, अपने मैसेजेस के जरिए, फिल्म के जरिए, सॉफ्ट कल्चर के जरिए तमाम जगह से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। जी शशांक जी, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें ताइवान के कंडीशन को देखते हुए, तो कहां खड़ा है अमेरिका? क्या वास्तविक रूप से वो चाइना से सीधा भिड़ना नहीं चाहता, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है, या अगर चाइना और उसके बीच की तनातनी ज्यादा बढ़ती है तो दोनों आमने सामने आ जाएंगे खुलकर? देखिए, अगर हम यूरोप और एशिया के दोनों खत्तों की तरफ ध्यान देने का कोशिश करें तो हम देखेंगे कि यूक्रेन, रूस की तरफ भी अमेरिका जो है किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि कोई हल निकल आए। यानी यूक्रेन को पहले उन्होंने बहुत चढ़ाया, आगे बढ़ाया, उनको तरह तरह के सपने दिखाए गए कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे, नेटो ज्वाइन करेंगे, नेटो के हथियार मिलेंगे उनको, उनकी सुरक्षा मिलेगी। फिर जब एक्चुअली जब वहाँ युद्ध का वातावरण बन गया, तब उन्होंने कहा नहीं, अब आप पीछे हटते हैं, अब जो है ये मामला अमेरिका और रूस का नहीं माना जाना चाहिए, ये यूरोप के देशों के लिए है और कोशिश करनी चाहिए कि शांति हो। हमारे ख्याल से यही हाल जो है एशिया में भी कुछ कुछ बन रहे हैं कि
चीन ने जो भी कुछ एग्रीमेंट्स करे हैं वो सब अमेरिका से किए हैं अभी तक जी। ताइवान के साथ में उन्होंने कोई डायरेक्ट ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट कमर्शियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स के जी। तो वो कहना उनका ये है कि अमेरिका ने जो 72 में उनके साथ शंघाई कम्युनिके में एग्रीमेंट किया था वन चाइना पॉलिसी का जी। उससे पीछे हट रहा है। तो अगर हम ये मानते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ। एशिया में अमेरिका ने ताइवान को जो वहाँ की लीडरशिप थी वो चीन के ऊपर उनका आधिपत्य था, उन्होंने उनको परमानेंट स्थायी सदस्य बना दिया। बल्कि जो स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने उनको बहुत कहा कि आप जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं एशिया में, फ्रेंच कॉलोनीज हैं, डच कॉलोनीज हैं, आप सबका कंट्रोल आपके हाथ में दे देते हैं और आप जो है एशिया के वो बन जाइए पूरे इसको स्टेबलाइजर और पीस कीपर। जी। कुमिंटॉक के जो लीडरशिप थी चांग काई शेक, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपना देश नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो वो ताइवान चले गए। हालांकि इतना जरूर करा कि जितना सोना था चीन के अंदर वो सारा ले गए, जितने भी उनके पुराने हीरे जवाहरात, जितने भी म्यूजियम के बेस्ट पीसेस थे पिछले हजारों साल के चीन के, वो सारे के सारे उठा के ताइवान ले गए। तो एक तरीके से जो चीन का जो सिविलाइजेशनल वो है वो ताइवान चला गया। दूसरा, अमेरिका ने ताइवान को दे दिया स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र संघ की। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका को लगा कि जो पहले जमाने में कॉलोनाइजिंग पावर्स थी जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी जी, अब उन्होंने समझा था कि अगले 100-200 साल में उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। जो पीस जहाँ की भी शांति होगी, यूरोप में शांति हो, एशिया में शांति हो, सबसे पहले मॉन्रो डॉक्ट्रिन के लैटिन अमेरिका के लिए बनाई, तो वो सब में जो है शांति वो अमेरिका एस्टेब्लिश करेगा और कोई ऐसी ताकत नहीं निकल के आनी चाहिए जो कि शांति को भंग करे। बिल्कुल, लेकिन जो संस्थाएं शांति को लेकर बनाई गई थी वो तो सफेद हाथी साबित हो रही हैं। सारे देश बड़े जो है अपनी मनमानी करने में अभी भी जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि जिसको जो करना है वो कर रहा है। छोटे देश जो विकासशील देश हैं वो कहीं ना कहीं कभी कभी लाचार हो जाते हैं कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि चाइना जिस तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहा है या कोई समझौते के तहत दबाव बनाता है, तो इससे विकासशील देशों के लिए बड़ी विकट जो है विरोधाभास की स्थिति हो जाती है कि आखिर उनके बचाव में कौन खड़ा होगा। तो वो समझौता कहीं ना कहीं डर से कर लेते हैं। लेकिन इन सब के परिणाम क्या निकलेंगे? अब जो स्थिति बन रही है, आसियान देशों ने भी अब अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है, चाइना को लेकर अपनी जो राय है वो रखनी शुरू कर दी है, प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो क्या इससे भी चाइना बैकफुट पर जाए? अब जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपील की कि भाई शांति का माहौल बना रहना चाहिए, लेकिन चाइना को भी आईना दिखाया, फिर आसियान देशों ने चाइना की तरफ संकेत किया कि ये ठीक नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि चाइना अलग थलग पड़ता नजर आएगा आने वाले समय में? शशांक जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं और इन लोगों की अच्छी अच्छी बातें देख के मैंने भी बहुत सीखा है। जो आप कह रहे हैं, चाइना जो है कभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जिम्मेदार नागरिक होने की जो भी गुण है वो चाइना उसके खिलाफ जा रहा है। हर एक इंटरनेशनल लॉ को चाइना तोड़ते जा रहा है और चाइना जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की कोशिश कर रहा है और वो वर्ल्ड ऑर्डर वो समझता है कि जो कन्फ्यूशन हार्मनी की जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिहाज से वो बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो कन्फ्यूशन हार्मनी क्या है कि जो ताकतवर है लोगों को उसकी बात माननी चाहिए। तो चाइना ये दिखाना चाहता है कि पूरे एशिया पैसिफिक में वो सुप्रीम पावर है। वो यहाँ तक कि अमेरिका की भी उतनी काबिलियत नहीं मानता कि वो उसके वर्चस्व को या उसके अधिकार को वो हटा सकते हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में चाइना के पास ज्यादा सबमरीन है इवन यूनाइटेड स्टेट्स के भी मुकाबले, और जिस तरीके से अंडर वाटर जो उसने अपनी स्ट्रेंथ बनाई है या सैटेलाइट वॉरफेयर में जो बनाई है कि तमाम अमेरिका की जो ओवर द होराइजन वॉरफेयर है उस सबको ब्लाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। उसके DF-17 मिसाइल, वो कहता है कि अमेरिका का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं सकता है। तो चाइना की जो मानसिकता है और जिस तरीके से उसने अपने मिलिट्री को हर एक अलग अलग इंडिपेंडेंट थिएटर्स में बांट दिया है, वो कहता है कि एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ लड़ाई लड़के जीतेंगे। तो ये जो मानसिकता है वो मानसिकता मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर जब तक नहीं आता है चाइना अलग थलग पड़ेगा। चाइना को लगता है कि कागज पे या अदरवाइज मिलिटरली वो बहुत स्ट्रांग है और अमेरिका जो है अभी ये रिस्क नहीं ले सकता है और वो उसके जरिए मैसेज करना चाहता है इस क्षेत्र के देशों को कि आप चुपचाप हमारी बात मानिए। तो देखिए, ये चीजें लगता है कि बड़ी आसान है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर चीजें रुकती नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता है,
तो इस रीजन के तमाम देशों को बहुत दिक्कत हो सकती है। जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे लग रहा है जापान को ज़्यादा होगी। जापान ने ही जो क्वाड की बात है तो आप देखें 2004 के आसपास से जापान ने कहना शुरू किया कि क्वाड के जरिए उनके थिंक टैंक्स ने उसके कुछ साल पहले कहना शुरू किया। ये तो जब ये एबे साहब आते हैं तो उन्होंने आने के बाद जो शिंजो एबे साहब आते हैं तब उन्होंने इसको कमली जामा पहनाने की कोशिश की। आप देखिए कि 2001 के आसपास जो है जो जापानीज थिंक टैंक के कुछ लोग हैं उनके कुछ पेपर्स है या उनसे बातचीत करने में पता चलता है कि वो तब से कह रहे हैं कि भारत को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। यहाँ पे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बन सकता है चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर को कंटेन करने के लिए जिसमें भारत शामिल नहीं हो। तो जापान के पास इस चीज को लेकर ज्यादा संजीदगी रही है। शशांक जी, हम समझना चाहेंगे क्या ताइवान को सीख लेने की जरूरत है यूक्रेन से, क्योंकि सीधा तो हमने कहा कि भिड़ना नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ जापान के सामने क्या स्थिति होगी? जापान के लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई दशकों से बल्कि सेंचुरी से जापान का ओकिनावा पर और ताइवान के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस रहा था जी। और जो ताइवान स्ट्रेट है वो चीन और जापान के आपस में बीच में रिश्तों को बहुत उसके ऊपर प्रभावित करता है जी। तो पुराने जमाने में जापान के साथ था ये स्ट्रेट पे पावर। अब अमेरिका ने कहा अभी मेरिडियन जो लाइन है उससे आगे मत क्रॉस कीजिए। अब चीन ने कहा कि आपने जो 1972 एग्रीमेंट अगर वन चाइना पॉलिसी का नहीं माना है और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल लीडर आपके यहाँ है, हालांकि वो रिटायर होने वाले हैं जल्दी से, ये बात और है, लेकिन वो कहते हैं थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर को आपने भेज दिया यहाँ पर, ये कहते हुए कि ये ऑफिशियल विजिट नहीं है जी। लेकिन उन्होंने आके कह दिया कि ये ऑफिशियल विजिट है, सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ में है, तो क्या मतलब क्या है? तो मेरे ख्याल से ये जो है अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से भी कुछ बातें ऐसी उठी हैं कि वो थोड़ा आगे ज्यादा बढ़ गए। अब वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट होना था, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब उनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया जो ऑकस में मेंबर हैं, क्वाड में भी हमारे साथ सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि शांति रखिए। आसियान के देश भी कह रहे हैं शांति रखिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात मान जाते हैं तो ताइवान और चीन का मसला वो नहीं बनेगा जो यूक्रेन का और रूस का है जी। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ना बने, क्योंकि देखिए हमारे साथ में भी ये आदत यह है कि हम भी एक डेमोक्रेसी है जी। तो इसलिए हम ताइवान को मानते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, चाहे कुछ भी हो। हम चाहे उसको वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा यह है कि चाइना हमारे वन इंडिया पॉलिसी में भी कई बार सेंध लगाने की कोशिश करता है जी। हमारे पीओके पे जो है वो अपने सैनिकों को भेज देता है, वहाँ पे जो है वो अपना BRI बनाना चाह रहा है। उसने जो है हमारा एरिया पीओके का शक्शकाम वैली वो लेके बैठ गए 6000। तो अमेरिका ये समझ चुका है कि हमें चाइना को रोकने की जरूरत है, नहीं तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही जाएगा। हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि चीन एक बार माना, जैसे चीन अमेरिका को कहता है, हमारे साथ भी चीन ने कहा कि एशिया में और विश्व में दो बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन हैं, पावर्स हैं, भारत और चीन, और हमारे को दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब वाकई में भारत ऊपर उठने लगा तो चीन घबरा गया। उन्होंने भारत के हिस्सों पे हमले करने शुरू कर दिए, जो हमारे एग्रीमेंट थे उनको वायलेट करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान को बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया। श्रीलंका में और आसपास के जो भारत के आसपास के इलाके हैं वहाँ सबमरीन भेजना शुरू कर दिए, वहाँ पे पोर्ट्स एक्वायर करने शुरू कर दिए। तो मतलब ऐसा है कि अब चीन ने भारत को पीछे छोड़कर वो सोचता है कि 2049 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के रूल का 100 साल हो जाएंगे तो कहते हैं हम तो अमेरिका को ही पीछे छोड़ देंगे। तो इसलिए मेरे ये आगे और पीछे बढ़ने की होड़ है। जितेंद्र जी, क्या हम ये भी समझना चाहेंगे क्या वास्तव में अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अभी भी काफी समय है, लेकिन दो बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो भारत और चीन की किसी भी बात पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन जो है चीन के साइकी का एक हिस्सा है कि वो डिसेप्शन और क्लैंडस्टाइन। लेकिन एक चीज और भी देखी गई कि वो जिद्दी बहुत है, अगर उसकी किसी बात को आप डिनाई कर दें तो वो फिर आक्रामक मूड में आ जाता है। नहीं, आक्रामक जब उससे डर जब तक चीन के लोगों को नहीं लगता है तब तक वो आक्रामक मूड में रहेंगे, लेकिन चीन के लोगों को डर भी लगता है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और उनको ये गरूर है कि भारत बड़ी सिविलाइजेशन थी। आप देखें कि ली बांग के समय, जब हान डायनेस्टी के समय बुद्धिज्म जाता है तब चीन में थोड़ी बहुत शराफत आनी शुरू होती है और सिविलाइजेशन आनी शुरू होती है। उनका ग्लोरियस फेज है सॉन्ग और तांग डायनेस्टी का एरा जो है उनका ग्लोरियस फेज है 8वीं 9वीं शताब्दी में, तब वो अपने पीक पे थे। तो एक सिविलाइजेशन के रूप में तो उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन साथ में चीन हमेशा कहता रहा है कि भारत एक सिविलाइजेशन है, एक स्टेट नहीं है, और कहता है कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है या जो हमारे वॉरफेयर का जो अप्रोच है
वो अप्रोच उतना इफेक्टिव नहीं है। उसी वजह से हम एक सिविलाइजेशन के रूप में पूरे इंडो एशिया होते थे, अफगानिस्तान से लेके श्री विजय किंगडम तक या जापान तक हमारा इन्फ्लुएंस होता था। हम लेकिन स्टेट के रूप में भी आपस में टकराव में आते गए और बिखरते गए। तो वो चीन को एक क्रूर है। तो चीन कोई भी बात कहता है भारत को लेकर तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जो 70s में हालात थे, उस 70s के हालात में उनको इससे निकलना था। चीन और रशिया के बीच में फिशर्स आ चुके थे, 1960 से शुरू हुए थे, 70s में हो चुका था बहुत ज्यादा। अब तो सब पलट गया। जल्दबाजी में उन्होंने ये एक वन चाइना में उन्होंने कंसीव कर दिया। और जो ताइवान के वर्तमान जो लीडर हैं वो कहते हैं कि हमारी पार्टी ने नहीं माना, किसी और ने कहा है, तो इसलिए हम इसको जो है मानते नहीं हैं, तो हमारी इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी रहेगी। तो ये पूरा मामला पेचीदा है। और इसमें अगर चीन चाहता है तो सवाल चीन और ताइवान का नहीं होता है, पूरे डेमोक्रेसी की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है, खासकर UDHR के बाद से, जो 1948 के बाद से हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं, उस दिशा पे रोक लग जाएगी। और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी और राइट्स पे सब जगह एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहते हैं लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र तब बनता है जिसमें जनता की सहभागिता होनी आवश्यक हो जाती है। लेकिन जिस तरह से तानाशाही रवैया चलता है सत्ताधारी दलों का, क्या वो लोकतंत्र को खतरे में नहीं डालते हैं? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है जिस पर लगाम कसी जानी चाहिए। तस्वीर क्या होगी इसका इंतजार करेंगे, क्योंकि पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। चीजें संभल जाती हैं तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं संभलती तो खतरा लगातार बना हुआ है। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।